वेलकम टू बायोलॉजी गुरु। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी और हम चल रहे हैं सेकेंड लेक्चर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया था आपको किस तरीके से ये माइटोसिस के लिए यहाँ पे G1 है, यहाँ पे S, देन G2, देन इसमें 2C होता है डीएनए, यहाँ पे 4C हो जाता है क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। G2 में भी 4C ही रहता है, यहाँ पे 4C दिख रहा है आपको, एंड आफ्टर माइटोसिस 2C और 2C हो जाता है। मियोसिस की बात करें तो यहाँ तो कॉमन ही है 2C 4C 4C, इधर भी 2C 4C एंड 4C, यहाँ पे 4C है। यहाँ मियोसिस 1 में 2C हो जाएगा, मियोसिस 2 के बाद हो जाता है C। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये स्पर्म, ओवम, पॉलन ग्रेन, एग, वो सब C कंटेंट होगा उनमें। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम नंबर 2n रहते हैं, यहाँ पे भी 2n रहेंगे, यहाँ पे भी 2n, देन 2n और 2n 2n। तो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं, सब में 2n ही रहता है। मियोसिस में यहाँ पे 2n 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 देन 2n, यहाँ पे 2n रहते हैं, यहाँ पे n हो जाता है। 2n से कितना हो जाता है n, मियोसिस 1 में n हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पे ये हो जाता है n। ओके, और यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2n से n और फिर n, ये मियोसिस 1 मियोसिस 2, इसलिए मियोसिस 2 को क्या कहते हैं, मियोसिस 2 को माइटोसिस भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, नाउ इफ द सेल इन G1, सेल कहाँ है, G1 में है, और G1 को आप बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं या प्री सिंथेटिक फेज बोलते हैं। इसमें 20 पिकोग्राम डीएनए है। तो क्वेश्चन आता है कि G2 में कितना होगा, आफ्टर माइटोसिस कितना होगा, आफ्टर मियोसिस 1 कितना होगा, या आफ्टर मियोसिस 2 कितना होगा। अलग अलग क्वेश्चन हमने एक ही उसमें बना लिए हैं। तो G1 में 20 पिकोग्राम, इसका मतलब ये किसके इक्वल है, तो आपको क्या करना है, G1 में ये इक्वल हो जाएगा आपका 2C के। ओके, G2 में किसके इक्वल हो जाएगा, 4C के, ठीक है। तो यहाँ पर C इक्वल टू 2C इक्वल टू 20, तो 4C कितना 40, और C इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। हमें पता रहना चाहिए कि आफ्टर माइटोसिस रहता है 2C, तो 2C कितना हो जाएगा भाई 20। आफ्टर मियोसिस 1 यहाँ पे 2C होता है 20 हो जाएगा। आफ्टर मियोसिस 2 कितना हो जाएगा, ये 10 पिकोग्राम। तो ये आपका ऐसे सॉल्व करेंगे। कोई सेल है, अनदर क्वेश्चन, कोई सेल है G2 में है, तो 60 पिकोग्राम है, तो ये समझना पड़ेगा GC में किसके इक्वल होता है, GC में होता है किसके इक्वल होता है, ये 4C के, 4C इक्वल टू 60। ओके, नाउ आफ्टर माइटोसिस आफ्टर माइटोसिस कितना हो जाता है 2C, तो इसका आधा हो जाएगा 30 हो जाएगा। आफ्टर मियोसिस 1 इसमें भी 2C रहेगा, कितना रहेगा 30। आफ्टर मियोसिस 2 के बाद आ जाता है C, कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे 40। ओके, तो सबसे पहले आपको डायग्राम कहाँ पर C है, कहाँ पर 2C है, कहाँ पर 4C है, ये एक्चुअल आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, द सेल इन G1, सेल कहाँ पर है, G1 में है, यहाँ 60 पिकोग्राम डीएनए है। ओके, प्री माइटोटिक फेज में कितना होगा, तो G1 में 60 पिकोग्राम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, G1 में 60 हो गया, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, 2C के, तो 2C इक्वल टू कितना हो गया 60। G2 की बात कर रहे हैं, प्री माइटोटिक मतलब G2 में कितना होता है 4C, कितना हो जाएगा 60 के डबल हो जाएगा 120 पिकोग्राम हो जाएगा। आफ्टर एस फेज, तो एस फेज किसके बात कर रहे हैं, G2 की बात कर रहे हैं, G2 कितना होता है 40, तो इतना ही रहेगा। आफ्टर मियोसिस 1 के बाद रहता है 2C, तो कितना रहेगा यहाँ पे, मतलब ये तो है 2C पर 60, तो यहाँ पे कितना रहेगा 60 रहेगा। ओके, पिकोग्राम डीएनए। अब इधर आ जाओ, यदि इसी को पूछे आफ्टर मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 कितना हो जाएगा 6C रहता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से देखना है। नेक्स्ट आपका आ गया, यदि कोई सेल है पोस्ट माइटोटिक फेज में है, तो पोस्ट माइटोटिक फेज किसको बोलते हैं अपन, G1 को, और G1 में किससे इक्वल होता है 2C के इक्वल होता है, तो 2C इक्वल टू 8, G2 में 4C हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा 16। आफ्टर माइटोसिस कितना रहेगा, आफ्टर माइटोसिस 2C रहता है, तो कितना रहेगा, कितने रहेगा। ओके, मियोसिस 1 में भी 2C रहता है, कितना रहेगा, कितने रहेगा। मियोसिस 2 में कितना रहता है C, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 4C, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट, यदि कोई पॉलन ग्रेन है और उसमें 20 पिकोग्राम डीएनए, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉलन ग्रेन का किस स्थिति में आता है पॉलन ग्रेन। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम बात करें G1, यहाँ पे हम बात करें S, यहाँ पे हम बात करें G2, तो ये आपका हो गया। ओके, पॉलन ग्रेन रहेगा इस साइड में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बाद में।
तो इसमें रहेगा सी, यहाँ पे रहेगा 2C, यहाँ पे कितना होता है 4C, यहाँ पे कितना होता है 4C, यहाँ पे कितना होता है 4C, यहाँ पे 2C देन C। ओके, इस मियोसिस 1 के बाद 2C और मियोसिस 2 के बाद C। तो पॉलिन ग्रीन यहाँ पे होंगे, तो ये किसके इक्वल हो गया 20 किलोग्राम C के इक्वल हो गया। अब पूछ रहे हैं जीवन में कितना होता है, जीवन में कितना होता है 2C, तो इसमें डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। ओके, G2 में कितना होता है 4C होता है, तो 2C का और डबल करो 80 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो G2 में 80 हो जाएगा। S में कितना होता है, S में भी 4C हो गया, कितना हो जाएगा 80 किलोग्राम। आफ्टर मियोसिस 1, मियोसिस 1 कितना होता है 2C, तो ये 40 हो जाएगा। मियोसिस 2 में कितना हो गया C, तो कितना हो जाएगा, इसका भी आधा करेंगे तो C इक्वल टू तो पता ही है अपन को 40। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि सेल है G2 में है, और G2 में होने के बाद अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, तो G2 में अगर है सेल कितना है 20 किलोग्राम है। ओके, आफ्टर मियोसिस 1, मियोसिस 1 कितना होता है 2C होता है, ये किसके इक्वल हो गया 4C के, G2 में 4C होता है, तो यहाँ पे 2C आधा कर जाएगा 10 हो जाएगा, 2 के बाद यानी C 5 किलोग्राम। तो ये जब तक आपको C 2C 4C याद नहीं होगा तब तक इन क्वेश्चंस को करना आसान नहीं होता है, तो इनको आप याद करिए, क्वेश्चंस आसानी से लग जाया करेंगे। अनदर क्वेश्चन, जीवन में 20 क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम के बेसिस पे बोल दिया। तो क्रोमोसोम के लिए जीवन में कितना होता है 2n, G2 में कितना होता है 2n, आफ्टर मियोसिस 1 कितना होता है n, आफ्टर मियोसिस 2 कितना होता है n, आफ्टर माइटोसिस कितना होता है 2n। क्वेश्चन आ गया कि जीवन में 20 क्रोमोसोम है, तो G2 में कितना रहेगा, क्योंकि जीवन में सेम रहते हैं, तो G2 में भी कितना रहेगा भाई, G2 में भी आपका 20 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, आफ्टर मियोसिस 1 कितना होगा, तो मियोसिस 1 कितना होता है n, 2n इक्वल टू 20, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। आफ्टर मियोसिस 2 इधर ही n रहता है, ठीक है, आफ्टर माइटोसिस में 2n होता है, तो 20 रह जाएगा। और जीवन में अगर क्वेश्चन है कि जीवन में 20 किलोग्राम DNA है और 40 क्रोमोसोम है जीवन में, तो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है। अगर आप इसमें ये पूछते हैं कि इसमें G2 में DNA की मात्रा क्या होगी, DNA कितना होगा और DNA कितना होगा और क्रोमोसोम कितने होंगे, तो हमें ये पता चाहिए कि DNA कितना होता है G2 में 4C, तो जीवन में कितना होता है 2C, 2C इक्वल टू 20, तो 4C इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 किलोग्राम। ओके, और जीवन में क्रोमोसोम कितने होते हैं 2n इक्वल टू 40, और G2 में भी कितने रहते हैं 2n ही रहते हैं, तो इसमें कितना रहेगा 40 क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अब माइटोसिस की तरफ। माइटोसिस कहाँ होता है, सोमेटिक सेल्स में। सोमेटिक सेल्स कौन सी होती है, स्पर्म और ओवम को छोड़कर के जो भी सेल्स हैं वो सभी सोमेटिक सेल्स हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि अपने हाथ में पैर में खरोच आ जाती है, तो वो खरोच ठीक हो जाती है, नई सेल्स आ जाती है, वो कौन सा डिवीजन हो रहा होगा, माइटोसिस। ओके, माइटोसिस में होता क्या है, इसमें जो पेरेंट सेल है इसमें 2 सेल्स आर फॉर्म, कितनी सेल बनती है 2 डॉटर सेल्स, एंड इनमें देखिए इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यहाँ पे भी 2n और यहाँ पे भी 2n है, इक्वल नंबर क्रोमोसोम्स रहता है पेरेंट सेल में, ठीक है। तो हर कहानी इसमें ये चलती है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इसलिए कहते हैं कि इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है डॉटर सेल में अपने पेरेंट के इक्वल होता है। ओके, नाउ तो इसमें लिखा है द डॉटर सेल्स दे हैव सेम क्रोमोसोम नंबर as their parent have, okay, and that is why it is called equational division. प्लांट में माइटोसिस कहाँ होता है, हैप्लॉइड सेल में, डिप्लॉइड सेल में। तो प्लांट में दोनों ही सेल में होता है, डिप्लॉइड सेल में भी होता है और हैप्लॉइड सेल में। हैप्लॉइड मतलब इसमें n क्रोमोसोम नंबर है, डिप्लॉइड मतलब इसमें कितने हैं 2n है, डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। तो प्लांट में दोनों ही सेल में होता है। लेकिन एनिमल्स की हम बात करते हैं तो एनिमल में कहाँ होगा, डिप्लॉइड सेल में होता है मोस्टली कहाँ होता है, डिप्लॉइड सेल में होता है मोस्टली। लेकिन कुछ सोशल इंसेक्ट हैं जैसे कि आपका ड्रोन बोलते हैं, मेल हनी बी जो होता है ना उसको बोलते हैं ड्रोन। ओके, तो उसमें क्या होता है, वो ड्रोन जो है ना हैप्लॉइड होता है, तो ड्रोन से अगर हमें नए गैमीट बनाने हैं तो इसके लिए आपको माइटोसिस ही करना पड़ेगा।
क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, तो एन से एन बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस। ओके, अब हम चलते हैं किस तरीके से होता है। तो माइटोसिस में क्या है, दो प्रोसेस आएंगी, एक तो आएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। काइनेसिस मीन्स क्या होता है, डिवीजन। सो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं उनको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर सेकंड नंबर पे हम इसको डिवाइड करेंगे साइटोप्लाज्म को। ओके, इस तरीके से होता है। अब जो कैरियोकाइनेसिस है तो उसमें कई सारे फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, और जो टीलोफेज है इसी को हम जो बोलते हैं रिवर्सल, रिवर्स ऑफ प्रोफेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें अगर हम बात करें प्रोफेज की, तो प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अर्ली प्रोफेज। ठीक है, तो इसको हमने प्रोफेज को दो भागों में बांट दिया है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आकार में क्या हो जाती है, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियोलस भी साइज इंक्रीज हो जाता है। क्रोमेटिन दे फॉर्म द वॉल ऑफ वूल, इसको बोलते हैं स्पाइरलिंग स्टेज। तो माइटोसिस के केस में प्रोफेज में एक्ट एज ए व्हाट, वॉल ऑफ वूल, इसी को बोलते हैं स्पाइरलिंग स्टेज। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें टर्मिनल जो एंड होता है इसका क्रोमेटिन का, वो विजिबल नहीं होता है, कहाँ पे है कोई पता नहीं है, इसलिए इसको ऐसा लगता है कि जैसे बॉल सी बना दिया हो, इसको बोलते हैं बॉल ऑफ वूल। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसमें क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन मींस होता है कि वो हेल्दी वेल्दी हो जाते हैं। ओके, साथ ही साथ क्या होगा कि यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं। ओके, तो सेंट्रियोल्स, तो ये क्या है, दे मूव टुवर्ड दिस अपोजिट पोल, ये पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट, लेट प्रोफेज में क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है। ओके, इसमें क्रोमोसोम देखिए कंडेंसेशन हो रहा है, यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर थे यहाँ पहुंच गए पोल्स पे, और ये क्या करेंगे, एस्ट्रल रेज बना लेंगे, और ये एस्ट्रल रेज जो है फिर बाद में स्पिंडल फाइबर बना लेते हैं जो कि अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम से। जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम हो गया, इसमें ये सेंट्रोमियर, इसी पे काइनेटोकोर होते हैं कि नहीं, काइनेटोकोर, इससे ये अटैच हो गए। ओके, तो इस ये काम प्रोफेज में ही हो जाता है। ओके, अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपियर, क्लोरोप्लास्ट ये सब डिसअपियर हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यूमाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं यूमाइटोसिस कहते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको कि मेजर रीऑर्गेनाइजेशन किस जगह होता है, एम फेज में होता है। क्या होता है यहाँ पे मैं एक लाइन लिख दूं, क्या, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, वर्चुअली मेजर रीऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल दिस सेल ऑर्गेनेल्स, क्योंकि पहले वो डिसअपियर होंगे बाद में रीअपियर होते हैं, इसलिए वो पूरा प्रोसेस एम फेज में ही हो रहा है, माइटोसिस में ही हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, अब हम जा रहे हैं मेटाफेज की तरफ। मेटा का मतलब ये है, मेटा मतलब होता है सेंटर में, तो यहाँ पे एक प्लेट होगी, ये जो प्लेट दिख रही है ना आपको, ये इस प्लेट पे जितने भी क्रोमोसोम जो यहाँ वहाँ सब पड़े, सब कहाँ आ गए, सेंटर में आ गए, इक्वेटर पे आ जाते हैं, इसी को मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, दे अलाइन एट द प्लेन ऑफ दिस इक्वेटर। तो ये हो गया। अब इसमें क्या होगा कि ये एस्ट्रल रेस हमने आपको बताया था, एस्ट्रल रेस, ये क्या, एस्ट्रल रेस ही लंबी हो जाती है तो उसका नाम क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर्स। और ये कहाँ अटैच होते हैं क्रोमोसोम किस पार्ट से, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका नाम है काइनेटोकोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के किस पार्ट से अटैच होते हैं, काइनेटोकोर से। और काइनेटोकोर से कैसे दिखता है हमें, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कैसे दिखती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ होता है ये, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पर, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है, जहाँ सेंट्रोमियर है इसी पे ये। ठीक है, इसमें क्या है, एक क्रोमेटिड एक स्पिंडल फाइबर से एक साइड अटैच रहता है, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे स्पिंडल फाइबर से दूसरे पोल पे अटैच रहता है, इस तरीके से अटैच रहते हैं। अब इसमें मेटाफेज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन कैसे मार्क करेंगे कि हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर, मेटाफेज में। तो उन्होंने कहा कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या हो रहा है, कंप्लीट
डिसइंटीग्रेशन हो रहा है किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, वो मार्क बता रहा है कि हम मेटाफेज में पहुंच चुके हैं। इसमें क्या है और क्या हो सकता है, ऑल क्रोमोसोम कहाँ पहुंच जाते हैं, सभी के सभी कहाँ हो रहे हैं, इक्वेटर में, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीटेड हो जाता है, लिखा है ना, क्या लिखा है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन क्या होता है, कंप्लीटेड, जितने कंडेंस होने थे, मोटे ताजे होने थे, हो गए। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीटेड। स्पिंडल फाइबर अटैच, कहाँ अटैच होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ गया, कहाँ अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम से अटैच होते हैं बाय काइनेटोकोर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, क्रोमोसोम कम एट सेंटर, इसे कहते हैं कॉन्ग्रेशन, किसका सन है अभी, कांग्रेस का, कॉन्ग्रेशन हो गया। आपको यदि इनकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करनी है, क्रोमोसोम की क्या करनी है, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करनी है, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी, तो सबसे बेस्ट जगह है वो है आपका मेटाफेज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट और थिक हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, अब नेक्स्ट फेज जो है उसको हम बोलते हैं एनाफेज। एनाफेज को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए कोई भी फेज है ना उसमें स्पेसिफिक फीचर होते हैं, जैसा कि हमने देखा मेटाफेज में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे ही एनाफेज में क्या होता है कि ये देखिए, ये है आपका क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में ये क्या दिख रहा है आपको, क्रोमोसोम में यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड ये है, दूसरा क्रोमेटिड ये है। ओके, अब यहाँ पे इसको तोड़ना है, स्प्लिटिंग करवानी है किसकी, सेंट्रोमियर की, जिससे क्या होगा, दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, एक क्रोमेटिड ये, दूसरा क्रोमेटिड ये। तो स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग किस फेज में होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ होती है वो, एनाफेज में। ओके, देखिए अर्ली एनाफेज में क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, इस पे आप डबल स्टार लगा लें, बहुत आंसर क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर क्या होती है, अर्ली एनाफेज। तो ये क्या होता है कि ये डॉटर जो क्रोमेटिड्स हैं, इनको हम डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे। क्रोमेटिड्स कब बोलते हैं, जब क्रोमोसोम के साथ जुड़े हुए हैं, टू क्रोमेटिड्स, अब इनको बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम जो हैं एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अब कहाँ आते हैं, ये लेट एनाफेज में, एंड डॉटर क्रोमोसोम्स कम अपोजिट टू ईच अदर, आगे भी, एंड मूव कहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं, अपोजिट पोल्स, यानी ये वाले इधर की तरफ जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, और ये वाले इधर जाएंगे, ये वाला भी इधर जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो स्पिंडल फाइबर है इनकी शॉर्टनिंग हो जाती है, ये लिखा हुआ है, क्या क्यों जा रहे हैं मूव की तरफ, क्यों मूव कर रहे हैं पोल्स की तरफ, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। दूसरा क्या है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं रिपल्सन फोर्स, धक्का मारते हैं एक दूसरे में, तू इधर चला मैं इधर चला, इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। तो मेन फीचर आपने क्या देखा यहाँ पे, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग। ओके, they come opposite to each other and then they move towards this, they start moving towards opposite poles। क्यों, शॉर्टनिंग हो रही है, और शॉर्टनिंग देखें कहाँ से होती है, यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, तो यहाँ से कम धीमे धीमे कम होना स्टार्ट हो जाता है, डिसोसिएशन होने लगता है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, तो यहाँ से ये धीमे धीमे कम होने लगता है, तो ये ऊपर की ओर अपने आप बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया टेलोफेज। टेलोफेज, अब ये जैसे जैसे पहुंच रहे थे, ये पहुंच गया टीले पे, कहाँ पहुंच गया, ये टीले पे पहुंच गया, जिसको बोलते हैं टेलोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में हमने क्या देखा था, कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर डीकंडेंसेशन होगा। ये सबसे पहले कहाँ पहुंच गए, रीच टू द अपोजिट पोल्स, ये पहुंच गए। अब क्या हो रहा है, डीकंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब हो रहा था कि वो मोटे तगड़े हो रहे थे, हेल्दी हो रहे थे, यहाँ पे डी उल्टा हो जाएगा, क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम बोल रहे हैं इनको अभी, लेकिन ये चेंज इनटू क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक, कैसे हो जाएंगे वो, थ्रेड लाइक हो जाएंगे इस तरीके से, जैसा कि हमने देखा था इंटरफेज में। ओके, तो ये आपका हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट रीअपीयर आ जाएंगे। देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गई, ये क्या शो कर रहे हैं अपन, ये किसको शो कर रहे हैं अपन, न्यूक्लियोलस को शो कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई चारों तरफ, ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, ये न्यूक्लियोलस आ गया, फिर ये क्रोमेटिन हो गया। तो इसमें कहते हैं कि दे लूज देयर आइडेंटिटी, जो क्रोमोसोम है दे लूज देयर, क्या लूज कर लिया इन्होंने, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब ये है, पहले तगड़े दिख रहे थे, ये क्रोमोसोम बोल रहे थे, लेकिन अब इनको क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे, अभी ये धागे नुमा हो गए, थ्रेड लाइक हो गए, ठीक है, डिस्पर्सन हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया, तो हमने इसमें क्या देखा कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब क्या डिवाइड करना, अब हमें डिवाइड करना है, ये कौन सा रीजन है, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है प्लांट सेल में होता है
प्लांट प्रेगनेंसी में क्या सेल प्लेट बनती है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ। एनिमल में क्लीवेज फरो जिसमें सेंट्रीपीटल होता है, सेंट्रीपीटल होता है, और सेंट्रीपीटल का मतलब है पेरिफेरी टू सेंटर। देखिए किस तरीके से प्लांट सेल में, ये प्लांट सेल का दिखा रहा है किस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट सेल में सेंटर में कुछ फ्रेंगोप्लास्ट जीवी वगैरह गोल्गी बॉडी है, ईआर है, कुछ यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, तो दे फॉर्म व्हाट सेल प्लेट, क्या बनाते हैं यहाँ पे, ये सेल प्लेट बनाते हैं। ओके, तो ये सेल प्लेट बनेगी यहाँ पे। अब सेल प्लेट क्वेश्चन हमारा ये है कि सबसे पहले क्या प्राइमरी वॉल बनती है या मिडिल लैमेला। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले बनती है मिडिल लैमेला, ये सेल प्लेट ही मिडिल लैमेला है। अब ये क्या होता है, ये लेटरल वॉल्स हैं, कौन सी वॉल है ये यहाँ पे कौन सी वॉल है, लेटरल वॉल्स। तो ये यहाँ से बनने के बाद कहाँ मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, टुवर्ड्स पेरीफेरी। तो सेंटर से कहाँ जा रहे हैं, पेरीफेरी की ओर, इसको बोलते हैं सेंटर टू पेरीफेरी, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। प्लांट में सेंट्रीफ्यूगल होता है, जो लेटरल वॉल्स होती हैं उसकी तरफ जाएगा। ओके, तो देखिए मूवमेंट स्टार्ट चल रहा है वॉल की तरफ, लेटरल वॉल्स की तरफ, एंड देन फाइनली क्या होगा, ये सब यहाँ डिवाइड हो जाएंगे और इस तरीके से टू सेल्स आर फॉर्म। ओके, एनिमल की हम बात करें तो एनिमल में क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड हो जाती है, मुड़ जाती है। ओके, तो ये बाहर से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, सेंटर की ओर, जिसे बोलते हैं, ये जो मुड़ रही है ना इसको बोलते हैं क्लीवेज फरो। कहाँ से आ रहे हैं, पेरीफेरी से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, वो सेंटर की ओर, पेरीफेरी टू सेंटर, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल। और बाद में ये देखिए यहाँ पूरा कंप्लीट हो गई है और ये वहाँ से कट हो जाएगी, ये इस तरीके से टू सेल्स आर फॉर्म। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि माइटोसिस में किसने खोजा, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये खोजा था स्ट्रासबर्गर ने। प्लांट सेल में किसने खोजा था इनको, स्ट्रासबर्गर। ये स्ट्रेस में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, बर्गर खा रहे होंगे, नाम हो गया स्ट्रासबर्गर। फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने कहाँ खोजा था, एनिमल सेल में डिस्कवर किया था। अब कई बार क्या होता है कि जो कैरियोकाइनेसिस हमने पढ़ा था, साइटोकाइनेसिस हमने पढ़ा था, कई बार क्या है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रहा, तो न्यूक्लियस डिवीजन तो हो जाता है, फिर से कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, या फिर से कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। इस तरीके से एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसे कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। ओके, इसी को बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, इसको बोलते हैं सिंसीसियम। तो ये आपको कहाँ दिखेगा, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो पानी है ना वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, और भी है आपके राइजोपस है, बाउचेरिया है, एल्गी, उसमें इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्या है कि आप कैसे देखेंगे कि नंबर ऑफ माइटोसिस कितनी होती है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जैसे कि हमें 4 सेल्स बनानी है एंड हाउ मेनी माइटोसिस वुड बी देयर, तो इसके लिए फार्मूला सिंपल सा है n-1। कैसे निकालेंगे, 4-1 कितने टाइम माइटोसिस करवाना पड़ेगा, 3 टाइम। कैसे, देखो ऐसे एक सेल थी, आपने डिवाइड किया 2 सेल बन गई। ओके, इसको डिवाइड किया तो 2 सेल इससे बन गई, 2 सेल इससे बन गई, तो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम किया कि नहीं किया, ये हो गया नंबर ऑफ माइटोसिस। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, नंबर ऑफ जनरेशन के लिए क्या करेंगे अपन, तो जनरेशन के लिए क्या है, एलसीएम निकालेंगे। जैसे हमने कहा एलसीएम कैसे, जैसे हमने कहा कि अगर 4 सेल्स बनानी है तो कितना करें, तो इसे क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 2 2 4 देन 2 1 2, कितने हो गए 1 और 2, तो 2 जनरेशन होगी। कैसे डिफाइन करेंगे, देखो जैसे एक सेल थी, 2 सेल बनी, इससे भी आपका 2 सेल बनी, तो इसको ऐसे करना है कि ये होगी फर्स्ट जनरेशन, ये कौन सी होगी, सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि ये इनके दादाजी हैं, ये इनके 2 बेटे हुए, पापा और चाचा, पापा के 2 बेटे हो गए और चाचा के भी 2 बेटे हो गए, तो ये फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी इनकी, ये कौन सी कहलाएगी, सेकेंड जनरेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर कितनी जनरेशन हो रही है, 2 जनरेशन। ओके, अगर 64 सेल्स बनानी है तो हाउ मेनी जनरेशन वुड बी देयर, तो इसे क्या करना है, ये आप एलसीएम निकालते रहो, लास्ट में कितना काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 जनरेशन आपका हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सी फेज, माइटोसिस में कौन सी लॉन्गेस्ट फेज है, कौन सी स्मॉलेस्ट फेज है, तो ये इसमें प्रोफेज जो है वो आपका लॉन्गेस्ट फेज है, अनाफेज जो है वो स्मॉलेस्ट फेज है। ओके,
नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कि माइटोसिस में वित्तीय से पढ़ रहे हैं तो क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। इसमें क्या है कि जैसे ग्रोथ, आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग हैं तो हमारी जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है सिंगल सेल से, जिसका नाम है, क्या नाम है, जाइगोट, या से कहते हैं फर्टिलाइज एग। उसमें माइटोसिस होता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, बच्चा पैदा हो जाता है। ये जो कंडीशन है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बना है किसकी वजह से बना है, माइटोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे सेल है, ओके, इसमें क्या होगा, सेल का साइज बढ़ गया है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया, साइटोप्लाज्म में ग्रोथ ज़्यादा हो गई, तो अब क्या होगा कि अब इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो गड़बड़ हो गया भाई, इम्बैलेंस हो गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये क्या करेंगे, तुरंत डिवाइड हो जाएंगे, इस तरीके से ये 2 सेल्स फॉर्म करेंगे। ओके, सो दे मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एज वेल। ओके, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, जो कि पेरेंट सेल में भी 2n होते हैं, डॉटर सेल में भी कितने होते हैं, 2n। द सेम क्रोमोसोम नंबर दे मेंटेन व्हाट, क्रोमोसोम नंबर। रिपेयर रिप्लेसमेंट की बात करें, अब जैसे कोई वुंड हो गया, घाव हो गया, ओके, और घाव हो गया तो घाव को रिपेयर के लिए कौन सी प्रोसेस होगी, माइटोसिस। और जो ओल्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए कौन सी करनी पड़ेगी, माइटोसिस। जैसे हम एग्जांपल कोट करते हैं, आरबीसी 120 डेज बाद आरबीसी को रिप्लेस होना ही होता है, ये आरबीसी का लाइफ स्पैन है, यानी कितने दिनों बाद आरबीसी, नई आरबीसी बननी होती है, तो कैसे बनेगी, बाय द माइटोसिस। ओके, रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, बैक्टीरिया इसी तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी बैक्टीरियल सेल है, एक से कितने बन गए, 2 बैक्टीरिया। ओके, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज इंक्लूसिव प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें सेल की ग्रोथ भी हो रही है, सेल आकार में बड़ी हो रही है, और यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। देन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे कि माइटोजन क्या होते हैं, ऐसे सबस्टेंस जो माइटोसिस को प्रमोट करते हैं, विच प्रमोट द माइटोसिस। कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इंसुलिन, ये माइटोजेंस हैं। माइटोटिक पॉइजन क्या है, माइटोटिक पॉइजन क्या होते हैं, जो माइटोसिस को रोकते हैं। ओके, दिस प्रिवेंट और इनहिबिट द माइटोसिस। ठीक है, कौन कौन से, जैसे राइबोन्यूक्लियेज है, ये एंजाइम है, ये क्या करता है कि प्रोफेज को ही इनहिबिट कर देता है। स्टार्टिंग वाली फेज जो है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये प्रोफेज को ही क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। एजाइड, साइनाइड, ये भी प्रोफेज को इनहिबिट कर देते हैं। मस्टर्ड गैस, ये क्या करता है, एग्लूटिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम को जो उलझा देता है, तो सेपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। चैलोन्स, ये क्या है, स्मॉल पेप्टाइड्स हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, ये भी सब हो गए। तो इस तरीके से हमने देखा। अभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जैसे कोई बैक्टीरिया है, टेस्ट ट्यूब में है, यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें बैक्टीरिया यहाँ पर, ये हाफ टेस्ट ट्यूब भरी हुई है बैक्टीरिया से, ये पूरे बैक्टीरिया यहाँ भरे हुए हैं। ओके, हाफ इन्होंने 20 मिनट में भर लिया, कितने मिनट में भर लिया, 20 मिनट में, और इसका डबलिंग टाइम है 2 मिनट्स, कितना है, यानी कि 2 मिनट्स में बैक्टीरिया 1 से 2 हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो उसको पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपको बता दूं, पूरा भरने में इसको लगेंगे 22 मिनट्स। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हाफ 20 में तो यहाँ 40 होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। आपको इसमें क्या देखना है, डबलिंग टाइम देखना है, कितने टाइम में वो डबल हो रहे हैं, 2 मिनट में। तो जितने बैक्टीरिया है ना, सब डिवाइड होंगे, तो सभी के सभी डिवाइड होंगे, सब एक साथ डिवाइड होंगे तुरंत, कितने मिनट में, +2, यानी कि 2 मिनट में, तो ये 22 आ जाएगा। जैसे कि एक साड़ी 1 घंटे में सूखती है, तो 5 साड़ी कितने घंटे में सूखेंगी, 1 घंटे में। तो डबलिंग टाइम तो सेम रहेगा ना सभी बैक्टीरिया का, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए आइए। जैसे हम बात करें कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये हाफ हो गया, ये कितना हो गया, 1/4 पार्ट हो गया, ये आपका हाफ हो गया। तो 1/4 जो है वो है, चलिए इसी को लेते हैं 20 मिनट से। ओके, अब डबलिंग टाइम चेंज कर रहे हैं, डबलिंग टाइम इसका 1 मिनट, कितने मिनट में चेंज हो रहा है, 1 मिनट में। ठीक है, तो इसको, तो ये डबलिंग टाइम हमने चेंज कर दिया, 12 मिनट है, तो मतलब इसको आधा भरने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट और लगा दें, कितना हो गया, 21 मिनट्स, पूरा भरने में 22 मिनट्स। ओके, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब कोई बैक्टीरिया है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ये पूरा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब पूरा फिल्ड है, पूरी भरी हुई है, और 60 मिनट में ये भर गया है। ठीक है, बैक्टीरिया का डबलिंग टाइम हम आपको बता दें 5 मिनट्स है, कितना है, 5 मिनट्स। तो उसको आधा भरने में कितना टाइम लगा होगा, तो इसका मतलब क्या करेंगे,
5 मिनट माइनस कर देंगे, कितना लगेगा इसको, 55 मिनट्स में वो आधा भरा होगा। ओके, तो इसको हमने रिवर्स ऑर्डर पे ले लिया यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका हो गया अबाउट माइटोसिस। नेक्स्ट वीक में हम आपको मियोसिस के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।